अगर कोई सुपरमार्केट के मीट सेक्शन से गुजरे तो शीशे के पीछे रखा एकदम चमकीला लाल मांस ना बहुत ताज़ा और आकर्षक लगता है। हाँ, वो ब्राइट रेड रंग देखकर ही लोग उसे खरीदते हैं। बिल्कुल। लेकिन क्या हो अगर ये पता चले कि वो लाल रंग उस मांस के ताज़ा होने का सबूत है ही नहीं? अच्छा। हाँ, मतलब वो बस एक बहुत ही सावधानी से डिजाइन किया गया एक केमिकल इल्यूजन है। ये सुन के तो किसी का भी दिमाग घूम जाएगा। और सिर्फ इतना ही नहीं, जैसे नींबू और संतरे के छिलके में एक रसायन होता है जो मूल रूप से इतना कड़वा होता है कि मुंह का स्वाद ही बिगाड़ दे। हाँ, वो अंदर का सफेद वाला हिस्सा बहुत कड़वा होता है। सही कहा। लेकिन अगर उसके मॉलिक्यूल में बस एक मामूली सा बदलाव कर दिया जाए तो वो आम चीनी से 2000 गुना ज्यादा मीठा हो जाता है। अरे वाह, 2000 गुना। हाँ, तो आज के इस गहरे विश्लेषण में जहां हम प्राकृतिक रसायनों और पिगमेंट्स की साइंस को डिकोड कर रहे हैं, हमारा मिशन यही समझना है कि हमारे खाने का रंग सिर्फ उसकी खूबसूरती नहीं बढ़ाता। बिल्कुल, रंग महज एक सजावट नहीं है। हाँ, ये रंग दरअसल एक इंडिकेटर है, एक सिग्नल है जो हमें खाने की क्वालिटी, उसकी ताजगी और उसके अंदर चल रही पूरी केमिस्ट्री के बारे में बताता है। मतलब एक बहुत ही पुरानी कहावत है कि इंसान सबसे पहले अपनी आंखों से खाना खाता है। ये तो हम सबने सुना है। लेकिन जब इन नोट्स और रिसर्च को देखा तो ये समझ आया कि हमारी आंखें अक्सर धोखा खा जाती हैं। मैं तो इस बात को लेकर बहुत उत्सुक हूं कि कैसे एक ही सब्जी अलग अलग तापमान में अपना रंग पूरी तरह बदल लेती है। चलिए इस पूरी प्रक्रिया को अनपैक करते हैं। ये बहुत ज़रूरी है क्योंकि रंग को हम अक्सर सिर्फ एक विजुअल अनुभव मान लेते हैं, लेकिन अगर हम इसके पीछे की गहराई में जाए ना तो हमें बहुत ही जटिल बायोकेमिस्ट्री देखने को मिलती है। मतलब ये सिर्फ ऊपरी रंग रूप का मामला नहीं है? एकदम नहीं, ये एक कम्युनिकेशन सिस्टम है, एक मॉलिक्यूलर स्तर पर चल रही बातचीत है जो हमें बता रही है कि उस भोजन के अंदर किस तरह के रसायन मौजूद है, उसने कितनी गर्मी बर्दाश्त की है, ये वो कितने समय से हवा के संपर्क में है। और यही तय करता होगा कि इंडस्ट्री इसे कैसे प्रोसेस करती है। हाँ, यही केमिस्ट्री ये तय करती है कि पूरी फूड इंडस्ट्री कैसे काम करती है, फूड प्रोसेसिंग कैसे होती है और कच्चे माल को कैसे स्टोर किया जाता है। तो विजुअल अपील की बात हो ही रही है, तो शुरुआत सबसे आम और बुनियादी रंग से करना सबसे लॉजिकल लगता है, यानी हरा रंग। क्लोरोफिल वाला हिस्सा। हाँ, मुझे हमेशा से ना इस बात की उत्सुकता रही है कि जब हम एकदम ताज़ी हरी मटर या बीन्स को पानी में उबालने के लिए डालते हैं तो कुछ ही मिनटों में वो अपना सुंदर हरा रंग खो देती हैं। हाँ, वो अजीब से डल ऑलिव ब्राउन रंग में बदल जाती हैं। बिल्कुल, ऐसा लगता है जैसे सारी ताजगी ही खत्म हो गई हो। इन नोट्स में क्लोरोफिल के स्ट्रक्चर का जिक्र है और ये बताया गया है कि इसमें मैग्नीशियम का कोई रोल होता है। ये पूरी प्रक्रिया काम कैसे करती है? मैं समझाती हूँ। हरे पौधों में जो मुख्य पिगमेंट होता है ना, वो क्लोरोफिल है। आमतौर पर ये क्लोरोफिल ए और बी के रूप में मौजूद होता है, 3:1 के रेशियो में। अच्छा, तो ये दो अलग टाइप के होते हैं? हाँ, अब अगर हम इसके स्ट्रक्चर की कल्पना करें तो ये एक बहुत ही जटिल रासायनिक पिंजरे की तरह होता है। इस पिंजरे को पोरफायरिन रिंग कहते हैं। पोरफायरिन रिंग, ठीक है। और इस पूरे पिंजरे के एकदम बीचों बीच बहुत ही सुरक्षित तरीके से मैग्नीशियम का एक अकेला परमाणु यानी एटम फंसा होता है। तो मैग्नीशियम एकदम सेंटर में होता है? हाँ, ये मैग्नीशियम ही है जो उस मॉलिक्यूल को वो खास आकार देता है जिससे वो प्रकाश को सोख पर हमें चमकीला हरा रंग दिखाता है। मतलब मैग्नीशियम उस हरे रंग का असली इंजन है? बिल्कुल परफेक्ट शब्द इस्तेमाल किया आपने, इंजन ही है वो। लेकिन जब हम उन हरी सब्जियों को पकाते हैं या उन्हें लंबे समय तक स्टोर करते हैं तो एक रासायनिक प्रक्रिया शुरू होती है। क्या होता है पकाने पर? सब्जियों के अंदर ही प्राकृतिक रूप से कुछ एसिड्स मौजूद होते हैं जी। जैसे ही गर्मी बढ़ती है ये एसिड्स एक्टिव हो जाते हैं और सेल के अंदर का माहौल ना एकदम एसिडिक हो जाता है। एसिडिक होने का मतलब वहाँ कुछ केमिकल्स बढ़ जाते हैं? हाँ, मतलब वहाँ हाइड्रोजन के आयन बहुत ज़्यादा मात्रा में आ गए हैं। अब ये छोटे छोटे हाइड्रोजन आयन उस क्लोरोफिल के पिंजरे में घुसपैठ करते हैं और उस बीच वाले मैग्नीशियम के एटम को धक्के मारकर बाहर निकाल देते हैं। अरे बाप रे, और खुद उसकी जगह ले लेते हैं? बिल्कुल, मैग्नीशियम बाहर निकल जाता है और उसकी जगह 2 हाइड्रोजन आयन बैठ जाते हैं। तो इससे रंग पे क्या असर पड़ता है? इस छोटे से बदलाव से उस पूरे मॉलिक्यूल का आकार और उसकी लाइट रिफ्लेक्ट करने की क्षमता बदल जाती है। अब वो क्लोरोफिल नहीं रहा, अब वो एक नया कंपाउंड बन गया है जिसे फियोफाइटिन कहते हैं। फियोफाइटिन? हाँ, और इस फियोफाइटिन का रंग ही वो डल ऑलिव ब्राउन होता है जो हमें उबली हुई सब्जियों में दिखता है। ये तो एक तरह का केमिकल एक्सचेंज ऑफर हो गया यार।
जहां अपना कीमती मैग्नीशियम देकर बदले में हाइड्रोजन ले लिया और अपना रंग भूरा कर लिया। हाँ बिल्कुल ऐसा ही है। लेकिन फिर फ्रोजन मटर का क्या? मैंने नोटिस किया है कि फ्रोजन मटर ताजी बीन्स के मुकाबले अपना रंग बहुत जल्दी खो देते हैं। क्या इसका कारण यह है कि मटर में प्राकृतिक रूप से एसिडिटी ज्यादा होती है जो इस एक्सचेंज को तेज कर देती है? ये एकदम सही ऑब्जर्वेशन है। मटर में एसिड्स की मात्रा ज्यादा होती है, इसलिए जैसे ही उन्हें प्रोसेस किया जाता है या उबाला जाता है वो फ्योफाइटिन बनने की प्रक्रिया बहुत तेजी से होती है। तो ये तो इंडस्ट्री के लिए बहुत बड़ी सिरदर्दी होगी। बहुत बड़ी। अब सोचिए ना, कोई भी सुपरमार्केट से भूरे रंग के मटर का पैकेट नहीं खरीदना चाहता। सबको वो गार्डन फ्रेश हरा रंग चाहिए। इसलिए इंडस्ट्री इस फ्योफाइटिन फॉर्मेशन को रोकने के लिए विज्ञान का सहारा लेती है। तो वो इस हाइड्रोजन की घुसपैठ को कैसे रोकते हैं? कुछ तो जुगाड़ होगा। इसके दो मुख्य तरीके हैं। पहला तरीका है उस एसिडिक माहौल को ही खत्म कर देना। इसके लिए पानी में अल्कलाइजिंग एजेंट्स मिलाए जाते हैं। मतलब ऐसे केमिकल्स जो एसिडिटी कम कर दें? हाँ, आसान भाषा में कहें तो ऐसे रसायन जो पानी का पीएच बढ़ा देते हैं और उसे बेस यानी क्षारीय बना देते हैं। जब माहौल में एसिड ही नहीं होगा तो हाइड्रोजन आयन मैग्नीशियम को बाहर नहीं निकाल पाएंगे। ये तो बहुत स्मार्ट है। और दूसरा तरीका क्या है? दूसरा जो सबसे ज्यादा इस्तेमाल होने वाला तरीका है वो है हाई टेम्परेचर शॉर्ट टाइम या HTST प्रोसेसिंग। मतलब बहुत ज्यादा गर्मी लेकिन बहुत कम समय के लिए। बिल्कुल। सब्जियों को धीरे धीरे उबालने के बजाय उन्हें अचानक से बहुत ऊंचे तापमान पर फ्लैश कुक किया जाता है और फिर तुरंत ठंडा कर लिया जाता है। अच्छा, तो इससे हाइड्रोजन को अंदर जाने का टाइम ही नहीं मिलता होगा? एकदम सही। एंजाइम्स तो निष्क्रिय हो जाते हैं लेकिन उस केमिकल एक्सचेंज को होने का समय ही नहीं मिल पाता। इस तरह वो हरा रंग काफी हद तक बरकरार रहता है। ये तो पूरी तरह से एक रेस है समय और तापमान के खिलाफ। पौधों में क्लोरोफिल और मैग्नीशियम का ये तालमेल समझने के बाद अगर हम जानवरों के पिगमेंट्स की ओर मुड़े तो यहाँ एक कमाल का बायोलॉजिकल कनेक्शन दिखता है। हाँ, वो पोरफायरिन रिंग वाला। हाँ, नोट्स बताते हैं कि जानवरों के मांस में उसी पोरफायरिन रिंग वाले पिंजरे का इस्तेमाल होता है, लेकिन बीच में मैग्नीशियम की जगह आयरन यानी लोहे का एटम होता है। प्रकृति ने एक ही डिजाइन को लिया और बीच का इंजन बदल दिया। ये एवोल्यूशन का एक बहुत ही शानदार उदाहरण है। तो क्या मांस का रंग पूरी तरह से सायरन पर निर्भर करता है? हाँ, जानवरों के अंदर वो जो आयरन वाला पिगमेंट है ना, उसे मायोग्लोबिन कहते हैं। ताजे कटे हुए मांस का जो सामान्य गुलाबी लाल रंग होता है वो इसी मायोग्लोबिन के कारण होता है। और इसका असली काम क्या होता है शरीर में? इसका काम है जानवरों की मांसपेशियों में ऑक्सीजन को स्टोर करना। अब यहाँ असली जादू शुरू होता है। जब ये मायोग्लोबिन हवा में मौजूद ऑक्सीजन के संपर्क में आता है तो ये ऑक्सीजन उस आयरन के साथ जुड़ जाती है। अच्छा, तो हवा लगती ही रिएक्शन होता है। हाँ, इस जुड़ाव से एक नया कंपाउंड बनता है ऑक्सीमायोग्लोबिन, और इसका रंग होता है एकदम चमकीला ब्राइट रेड। अरे वही ब्राइट रेड जो सुपरमार्केट में देखते हैं हमें लगता है कि मांस एकदम ताजा है। तो असल में हम ताजगी नहीं देख रहे हैं, हम सिर्फ ऑक्सीजन और आयरन का मिलन देख रहे हैं। बिल्कुल। और सुपरमार्केट वाले इस बात को बहुत अच्छी तरह जानते हैं। अच्छा, वो कैसे इसका फायदा उठाते हैं? इसीलिए मीट को जिस प्लास्टिक रैप में पैक किया जाता है वो अक्सर ऐसा होता है जो हवा को अंदर जाने देता है ताकि मांस लगातार ऑक्सीजन के संपर्क में रहे और वो ऑक्सीमायोग्लोबिन वाला चमकीला लाल रंग बना रहे। तो वो जानबूझकर ऐसी पैकिंग करते हैं। लेकिन ये रंग तो बदलता भी होगा ना? हाँ, ये रंग बहुत अस्थिर होता है। अगर ये मांस लंबे समय तक ऑक्सीजन, रोशनी और गर्मी के संपर्क में रहे तो वो आयरन जो पहले Fe2+ स्टेट में था वो ऑक्सीडाइज होकर Fe3+ बन जाता है। मतलब आसान शब्दों में कहें तो आयरन पर जंग लगने लगती है। सही पकड़ा आपने। और तब हमें मिलता है वो भूरे रंग का मांस। सही कहा। उस भूरे रंग के कंपाउंड को मेटमायोग्लोबिन कहते हैं। ये इस बात का इंडिकेटर है कि मांस अब पुराना हो रहा है। मतलब ये खराबी का सिग्नल है। हाँ, इसके अलावा मांस में मौजूद अन्य मेटल्स और यहाँ तक कि डिस्प्ले वाली वो जो फ्लोरोसेंट लाइट्स होती है ना, वो भी इस ब्राउनिंग की प्रक्रिया को बहुत तेज कर देती हैं। एक तरह से मायोग्लोबिन हमसे बात कर रहा है कि मैं ऑक्सीडाइज हो रहा हूँ, मुझे जल्दी खा लो वरना मैं खराब हो जाऊंगा। हाँ बिल्कुल, यही कह रहा होता है। लेकिन मैंने ये भी पढ़ा है कि कुछ मीट जैसे हॉट डॉग्स, सलामी या बेकन जो पैकेट में आते हैं वो तो हफ्तों तक एकदम परफेक्ट गुलाबी रहते हैं। क्योर्ड मीट। हाँ, उनमें ये ब्राउनिंग क्यों नहीं होती? क्या वहाँ कोई और केमिकल खेल चल रहा है? वहाँ जो खेल चल रहा है उसे क्योरिंग कहते हैं। मीट इंडस्ट्री नहीं चाहती कि उनका पैक्ड मीट शेल्फ पे रखा रखा भूरा हो जाए, इसलिए वो उसमें नाइट्राइट नाम का एक रसायन मिलाते हैं। नाइट्राइट? ये क्या करता है? ये नाइट्राइट मांस के अंदर जाकर
नाइट्रिक ऑक्साइड गैस बनाता है। अब ये गैस उस मायोग्लोबिन के आयरन के साथ इतनी मजबूती से जुड़ जाती है कि वो ऑक्सीजन को वहां फटकने ही नहीं देती। मतलब उसने आयरन को पूरी तरह से लॉक कर दिया, ऑक्सीजन की एंट्री ही बंद। एकदम सही। इस लॉकिंग से जो कंपाउंड बनता है उसे नाइट्रिक ऑक्साइड मायोग्लोबिन कहते हैं। और इसका रंग कैसा होता है? जब इस मीट को पकाया जाता है तो ये रंग हमेशा के लिए एक स्थिर गुलाबी रंग में बदल जाता है। इसीलिए क्योर्ड मीट कभी भूरा नहीं पड़ता। तो ये एक तरह का परमानेंट केमिकल मेकअप हो गया। जो पैक्ड मीट हमेशा एकदम परफेक्ट गुलाबी दिखता है, वो ताजगी नहीं बल्कि एक स्थिर केमिकल इल्यूजन है। हाँ, वो बस हमें बेवकूफ बना रहा होता है। ये बहुत ही हैरान करने वाला है कि कैसे हम सिर्फ एक मॉलिक्यूल को लॉक करके पूरे भोजन का रूप बदल सकते हैं। तो हीट और ऑक्सीजन का असर तो हमने देख लिया। अब आगे बढ़े। हाँ, बात करते हैं उन पिगमेंट्स की जो रंग बदलने वाले गिरगिट की तरह हैं, जो इस बात पर अपना रंग तय करते हैं कि उनके आसपास का माहौल एसिडिक है या बेसिक। इन नोट्स में एंथोसायनिन का बहुत जिक्र है। एंथोसायनिन ना प्रकृति के सबसे खूबसूरत पिगमेंट्स में से एक हैं। ये वो पिगमेंट्स हैं जो सेब को उसका लाल रंग, जामुन को उसका बैंगनी रंग और ब्लूबेरीज को उनका नीला रंग देते हैं। मतलब फलों के ज्यादातर रंग इन्हीं से आते हैं। हाँ, इनके रासायनिक संरचना में शुगर मॉलिक्यूल्स जुड़े होते हैं, जिसकी वजह से ये पानी में बहुत आसानी से घुल जाते हैं, यानी वाटर सॉल्यूबल होते हैं। मैंने इनके बारे में एक बहुत ही मजेदार एनालॉजी सोची है। अच्छा, बताइए। ये एंथोसायनिन बिल्कुल स्कूल के साइंस एक्सपेरिमेंट वाले लिटमस पेपर की तरह काम करते हैं। अरे वाह, बहुत ही बढ़िया एनालॉजी है ये। इसे थोड़ा और समझाइए। मतलब जैसे लिटमस पेपर एसिड और बेस के संपर्क में आते ही रंग बदल लेता है, वैसे ही ये एंथोसायनिन करते हैं। अगर माहौल में बहुत ज्यादा एसिड है यानी पीएच लेवल कम है, तो इनका रंग गहरा लाल होता है। जैसे अगर आप लाल पत्ता गोभी को सिरके में डालें। सिरका एसिडिक होता है। बिल्कुल, लेकिन जैसे ही पीएच बढ़ने लगता है, माहौल बेसिक या क्षारीय होने लगता है, तो इनका स्ट्रक्चर बदल जाता है और ये लाल से सीधे नीले या बैंगनी रंग में बदल जाते हैं। अगर उसी लाल पत्ता गोभी के रस में बेकिंग सोडा डाल दें तो वो अचानक से नीला या हरा दिखने लगता है। बहुत ही शानदार तरीके से समझाया आपने, और यही इनकी सबसे बड़ी खूबी भी है और फूड इंडस्ट्री के लिए सबसे बड़ी परेशानी भी। परेशानी क्यों? क्योंकि इनका रंग फिक्स नहीं होता। अगर कोई कंपनी किसी ड्रिंक में लाल रंग के लिए एंथोसायनिन डालती है और उस ड्रिंक का पीएच थोड़ा सा भी बदल जाए, तो वो लाल ड्रिंक अचानक से अजीब सा नीला या भूरा हो सकता है। अरे बाप रे, तब तो कस्टमर घबरा जाएगा कि ये क्या पी रहा हूं मैं। बिल्कुल। और एक और चीज है जो एंथोसायनिन को पूरी तरह बर्बाद कर सकती है, वो है सल्फर डाइऑक्साइड। सल्फर डाइऑक्साइड? इसका इस्तेमाल तो प्रिजर्वेटिव के तौर पर बहुत होता है डिब्बा बंद चीजों में। हाँ, लेकिन अगर एंथोसायनिन वाले किसी जूस या फल पर सल्फर डाइऑक्साइड गैस पड़ जाए तो वो उस पिगमेंट को पूरी तरह ब्लीच कर देती है। ब्लीच कर देती है मतलब रंग उड़ा देती है। हाँ, रंग एकदम गायब हो जाता है। इसलिए इंडस्ट्री को बहुत सावधान रहना पड़ता है कि कौन सा रंग किस प्रोडक्ट में इस्तेमाल किया जा रहा है। ये तो सच में बहुत नखरे वाले पिगमेंट है। खैर, एंथोसायनिन के इस गिरगिट वाले नेचर के बाद इसी परिवार के एक और सदस्य का जिक्र है नोट्स में, फ्लेवेनॉइड्स। ये आमतौर पर पीले रंग के होते हैं और आलू या प्याज में पाए जाते हैं। हाँ, और इनमें क्वर्सेटिन नाम का एक पिगमेंट है जो मुझे बहुत ही ज्यादा नखरे वाला लगा। हाँ, क्वर्सेटिन वाकई में फूड प्रोसेसिंग वालों के लिए सिरदर्द बन सकता है, खासकर डिब्बा बंद यानी कैंड फूड इंडस्ट्री के लिए। नोट्स में लिखा है कि अगर ये क्वर्सेटिन आयरन यानी लोहे के संपर्क में आ जाए तो ये एक गहरा काला रंग बना देता है। लेकिन अगर ये टिन के संपर्क में आए तो बहुत ही खूबसूरत पीला रंग देता है। ये कैसे काम करता है? इसे ऐसे समझिए, जब हम डिब्बा बंद खाने की बात करते हैं तो टिन के डिब्बे अंदर से कैसे कोटेड है ये बहुत मायने रखता है। अगर कोई कंपनी एस्पैरागस या आड़ू, जिन्हें पीचेस कहते हैं, उनको ऐसे डिब्बे में पैक करती है जिसमें लोहे का एक्सपोजर हो गया हो, मतलब डिब्बे के अंदर लोहा नंगा हो, हाँ, तो डिब्बा खोलते ही अंदर का खाना काला या भूरा दिखेगा। कोई भी काले आड़ू तो नहीं खाना चाहेगा ना। बिल्कुल नहीं। लेकिन अगर डिब्बे के अंदर टिन की लेयर है तो वो टिन उस क्वेर्सेटिन के साथ रिएक्ट करके एक बहुत ही आकर्षक पीला रंग बनाएगा, जो खाने को और भी ताज़ा दिखाएगा। हाँ, डिब्बे का मटेरियल ही तय करता है कि अंदर का खाना कैसा दिखेगा। ये तो सच में चौंकाने वाला है। और इसी फ्लेवोनॉइड परिवार से जुड़ा एक और फैक्ट है जिसने मुझे शुरुआत में ही हुक कर लिया था। जो हमने इंट्रो में बात की थी ना, सिट्रस यानी नींबू और संतरे की प्रजाति में पाए जाने वाले फ्लेवोनोन्स की। अरे हाँ, वो नारंगीन वाला हिस्सा। हाँ,
इनमें नारंगीन नाम का एक कंपाउंड होता है जो भयंकर कड़वा होता है। संतरे के छिलके के अंदर का जो सफेद हिस्सा होता है उसकी कड़वाहट इसी की वजह से होती है। हाँ, नारंगीन ना प्रकृति का एक डिफेंस मैकेनिज्म है। ये इतना कड़वा होता है ताकि कीड़े या जानवर उस फल को कच्चा ना खाएं। मतलब ये पौधे का अपना सिक्योरिटी सिस्टम है। का खोज लिया है। वो कैसे? मतलब कड़वाहट से मिठास तक का ये सफर कैसे तय होता है? ये तो एकदम ऑपोजिट चीजें हैं। ये सब हमारी जीभ के रिसेप्टर्स और मॉलिक्यूल के आकार का खेल है। अच्छा, देखिए, नारंगीन का मॉलिक्यूल हमारी जीभ के कड़वेपन वाले रिसेप्टर्स में एकदम फिट बैठता है, जैसे ताले में चाबी। लेकिन वैज्ञानिकों ने पाया कि अगर इस नारंगीन के मॉलिक्यूल में थोड़े से रासायनिक बदलाव किए जाएं, कैसे बदलाव? विशेष रूप से इसके हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के बॉन्ड्स को थोड़ा सा ट्विस्ट कर दिया जाए, तो इसका पूरा आकार बदल जाता है। अब ये नया मॉडिफाइड मॉलिक्यूल कड़वेपन वाले रिसेप्टर्स में फिट नहीं होता। तो फिर कहाँ फिट होता है? ये सीधे हमारे मीठेपन वाले रिसेप्टर्स को ट्रिगर करता है। और वो भी इतने जबरदस्त तरीके से कि ये आम चीनी से 2000 गुना ज्यादा मीठा हो जाता है। बिल्कुल, वो संरचना जो मूल रूप से भयंकर कड़वी थी, वो मिठास का एक नया पैमाना बन जाती है। ये तो चमत्कार है एक तरह से। हाँ, ये सिंथेटिक स्वीटनर इंडस्ट्री के लिए एक बहुत बड़ी खोज है, क्योंकि इससे बिना कैलोरी के बहुत ज्यादा मिठास पैदा की जा सकती है। क्या बात है! ये तो सच में मॉलिक्यूलर इंजीनियरिंग का एक मास्टरपीस है। खैर, पानी में घुलने वाले इन चमत्कारी रंगों से आगे बढ़ते हुए अब उन पिगमेंट्स की तरफ चलते हैं जो फैट यानी लिपिड में घुलते हैं, या जिनकी रासायनिक संरचना बाकी सबसे बिल्कुल अलग है। टैनिन्स और बीटालीन्स। हाँ, यहाँ टैनिन्स का जिक्र है जो खाने में कसैलापन लाते हैं। जैसे कच्ची चाय या कच्चे केले में जो मुंह सुखाने वाला एहसास होता है ना, वो इन्हीं की वजह से होता है। बिल्कुल, वो एस्ट्रिंजेंसी होती है। फिर आते हैं बीटालीन्स। लाल चुकंदर और बोगनवेलिया के फूलों का जो गहरा दाग छोड़ने वाला लाल रंग होता है ना, वो इन्हीं के कारण है। बीटालीन्स की ना एक बहुत ही खास बात होती है। वो क्या? एंथोसाइनिन के विपरीत जो पीएच बदलते ही रंग बदल लेते हैं, बीटालीन्स काफी जिद्दी होते हैं। जिद्दी मतलब रंग नहीं छोड़ते? हाँ, इनमें नाइट्रोजन का एक मॉलिक्यूल होता है जो इनके स्ट्रक्चर को बहुत मजबूत बनाता है। इसलिए ये पीएच 4 से 6 के बीच, जो कि ज्यादातर खाने पीने की चीजों का पीएच होता है, उसमें ये काफी स्थिर रहते हैं। अच्छा, यही वजह है कि चुकंदर का रंग आसानी से नहीं उड़ता। हाँ, और कपड़ों पर लग जाए तो छूटता भी नहीं है जल्दी। सही बात है। लेकिन इन सब में जो चीज मुझे सबसे ज्यादा रोमांचित कर गई वो है कैरोटीनॉइड। फैट सॉल्युबल पिगमेंट्स। हाँ, ये पीले और लाल रंग के फैट सॉल्युबल पिगमेंट्स होते हैं, जैसे टमाटर को लाल करने वाला लाइकोपीन और गाजर को नारंगी करने वाला बीटा कैरोटीन। कैरोटीनॉइड प्रकृति के बहुत ही जटिल और महत्वपूर्ण मॉलिक्यूल्स हैं। ये कार्बन की एक बहुत लंबी चेन से बने होते हैं। लंबी चेन? हाँ, अगर आप इसके स्ट्रक्चर को देखेंगे ना, तो ये एक लंबी सीधी रेखा जैसा दिखता है। ये आकार बहुत जरूरी है, क्योंकि यही तय करता है कि ये पिगमेंट किस रंग की रोशनी को सोखेगा। लेकिन जो सबसे दिलचस्प हिस्सा है वो इसका न्यूट्रिशन से जुड़ा कनेक्शन है। नोट्स में एक जगह बताया गया है कि ये मॉलिक्यूल सिर्फ एक रंग नहीं है। बिल्कुल नहीं, ये बहुत काम की चीज है। हाँ, मतलब अगर इस बीटा कैरोटीन के मॉलिक्यूल को ठीक बीच से तोड़ा जाए, जैसे एक लंबी लकड़ी को बीच से काट दें, तो ये सीधे विटामिन ए के 2 मॉलिक्यूल देता है। ये कैरोटीनॉइड की सबसे बड़ी खासियत है। इसे रासायनिक भाषा में क्लीवेज कहते हैं। क्लीवेज? हाँ, जब हम बीटा कैरोटीन खाते हैं तो हमारे शरीर के एंजाइम्स उस मॉलिक्यूल को बीच से 2 हिस्सों में काट देते हैं और हमें विटामिन ए मिल जाता है, जो हमारी आंखों की रोशनी और इम्यूनिटी के लिए बहुत जरूरी है। तो क्या हम इसे एक बाय 1 गेट 1 फ्री पैकेज कह सकते हैं? मतलब प्रकृति हमें गाजर का सुंदर नारंगी रंग भी दे रही है और साथ ही विटामिन ए के 2 मॉलिक्यूल्स भी मुफ्त दे रही है। अरे हाँ, ये समझने का एक बहुत ही बेहतरीन तरीका है। और फूड इंडस्ट्री भी इस बाय 1 गेट 1 ऑफर का पूरा फायदा उठाती है। वो कैसे? आपने गौर किया होगा कि मक्खन खाने वाला तेल या मार्जरीन हमेशा हल्के पीले या नारंगी रंग के होते हैं। हाँ, सफेद तो नहीं होते। ऐसा इसलिए नहीं है कि वो प्राकृतिक रूप से वैसे ही दिखते हैं। इंडस्ट्री जानबूझकर उनमें प्राकृतिक बीटा कैरोटीन मिलाती है। अच्छा, तो वो रंग बाहर से मिलाया जाता है? बिल्कुल, इससे प्रोडक्ट को वो मनचाहा समृद्ध पीला रंग तो मिलता ही है जो ग्राहकों को पसंद है, और साथ ही इस डिब्बे पर यह भी लिखा जा सकता है कि इसमें विटामिन ए मौजूद है। क्या बात है! एक तीर से 2 शिकार, रंग भी मिल गया और पोषण भी। एकदम सही। लेकिन क्या ये बीटा कैरोटीन हमेशा स्थिर रहता है?
क्योंकि हमने देखा है कि बाकी सारे पिगमेंट्स तो बहुत नाजुक होते हैं। नहीं, कैरोटेनॉइड्स भी हीट और ऑक्सीजन के सामने घुटने टेक देते हैं। अच्छा, इन पर भी असर होता है। हाँ, जैसा कि मैंने पहले बताया था, इनका मॉलिक्यूल एक लंबी सीधी रेखा की तरह होता है। इसे ट्रांस कॉन्फ़िगरेशन कहते हैं। ट्रांस कॉन्फ़िगरेशन, ठीक है। इसी अवस्था में ये सबसे गहरा लाल या नारंगी रंग देते हैं। लेकिन जब इन पर बहुत ज़्यादा गर्मी पड़ती है या हवा में मौजूद ऑक्सीजन लगातार इन पर हमला करती है, तो ये मॉलिक्यूल बीच से मुड़ जाता है। इसमें एक किंक या मोड़ आ जाता है। मतलब एक सीधी लकड़ी अचानक से मुड़कर वी आकार की हो जाए। बिल्कुल वैसी ही। इस मुड़े हुए आकार को सिस कॉन्फ़िगरेशन कहते हैं। और जैसे ही इसका आकार बदलता है ना, इसके लाइट सोखने का तरीका भी बदल जाता है। तो रंग भी बदल जाता होगा। हाँ, नतीजा ये होता है कि वो गाढ़ा नारंगी लाल रंग हल्का होकर पेल लेमन येलो, मतलब हल्का नींबू जैसा पीला हो जाता है। अच्छा, तो ये रीजन है कि तेल को बार बार गर्म करने पर रंग बदलता है। हाँ, इसलिए अगर कोई तेल को बार बार बहुत तेज आंच पर गर्म करता है तो उसका रंग धीरे धीरे हल्का और अजीब सा होने लगता है। वो ऑक्सीडेशन का सीधा संकेत है। तो कुल मिलाकर इस पूरी चर्चा से ये बात एकदम साफ हो जाती है कि प्राकृतिक पिगमेंट्स, चाहे क्लोरोफिल हो, मायोग्लोबिन हो या एंथोसाइनिन, मेरा मतलब है ये सब बहुत ही नाजुक और प्रतिक्रियाशील होते हैं। बहुत ज़्यादा सेंसिटिव होते हैं ये। हाँ, वो तापमान, लाइट, एसिडिटी और ऑक्सीजन पर तुरंत रिएक्ट करते हैं। वो लगातार बदलते रहते हैं। शायद प्राकृतिक पिगमेंट्स की यही अस्थिरता वो कारण है जिसकी वजह से अंत में आकर ये पूरी बहस प्राकृतिक बनाम कृत्रिम, यानी नेचुरल वर्सेस सिंथेटिक रंगों पर टिकती है। ये फूड इंडस्ट्री की सबसे बड़ी दुविधा है। वो कैसे? देखिए, एक तरफ उपभोक्ता चाहते हैं कि उनके खाने में सिर्फ प्राकृतिक चीज़ें हों, लेकिन दूसरी तरफ वो ये भी चाहते हैं कि उनका स्ट्रॉबेरी जैम 6 महीने तक एकदम लाल और चमकदार दिखे। हाँ, मतलब दोनों चीजें एक साथ चाहिए। प्राकृतिक रंग ये गारंटी नहीं दे सकते। प्राकृतिक रंगों को निकालना, उन्हें स्थिर रखना और उनकी शेल्फ लाइफ बढ़ाना ये बहुत महंगा और तकनीकी रूप से मुश्किल काम है। और सिंथेटिक रंगों के साथ ऐसी कोई समस्या नहीं है। सिंथेटिक रंग बहुत सस्ते होते हैं, पानी में आसानी से घुल जाते हैं और सबसे बड़ी बात, वो अत्यधिक तापमान और एसिडिक माहौल में भी अपना रंग नहीं छोड़ते। मतलब वो बिल्कुल स्थिर रहते हैं। हाँ, लेकिन सुरक्षा हमेशा एक बड़ा मुद्दा रहा है। इतिहास में कई ऐसे सिंथेटिक रंग रहे हैं जिन्हें बाद में हेल्थ हैजर्ड यानी स्वास्थ्य जोखिमों के डर से बैन कर दिया गया। फिर भी इंडस्ट्री सिंथेटिक रंग छोड़ नहीं पा रही है। क्योंकि इंडस्ट्री पूरी तरह से प्राकृतिक रंगों पर शिफ्ट नहीं हो सकती। उन्हें जितनी मात्रा और जैसी स्टेबिलिटी चाहिए ना, वो प्रकृति नहीं दे सकती। सोचिए, अगर हम स्ट्रॉबेरी आइसक्रीम या जैम से वो लाल रंग निकाल दें तो वो कैसा दिखेगा? भूरा या अजीब सा मटमैला। हाँ, और तब शायद ही कोई इसे खाना चाहेगा, भले ही उसका स्वाद कितना भी अच्छा क्यों ना हो। यह एक बहुत ही महत्वपूर्ण बिंदु है। और अगर हम इस पूरी बायोकेमिस्ट्री को एक बड़े मानव इतिहास के परिदृश्य से जोड़कर देखें ना, तो एक बहुत ही गहरा सवाल खड़ा होता है। कैसा सवाल? हजारों सालों के विकास या इवोल्यूशन के दौरान हमारी आंखों ने खाने के रंग को देखकर ये पहचानना सीखा है कि क्या हमारे लिए सुरक्षित है। मतलब रंग हमारे लिए एक सर्वाइवल टूल रहा है। बिल्कुल। लाल रंग का मतलब था कि फल पूरी तरह पक गया है और मीठा है। हाँ। हरे का मतलब था कि अभी कच्चा है, शायद पेट दर्द कर दे। और भूरे या काले रंग का मतलब था कि चीज सड़ चुकी है या जहरीली है। हाँ, हमारी बायोलॉजी इन रंगों को केमिकल सिग्नल्स की तरह पढ़ती है। लेकिन आज की आधुनिक दुनिया में जब हम अपने भोजन में कृत्रिम रंग मिला रहे हैं ताकि वो महीनों तक ताज़ा और आकर्षक दिखे, तो क्या हम अपनी बायोलॉजी और उस एवोल्यूशनरी अलार्म सिस्टम को धोखा नहीं दे रहे हैं? मतलब हम खुद को ही बेवकूफ बना रहे हैं। एक तरह से हाँ। जो रंग कभी प्रकृति की सच्चाई बयां करते थे, आज वो फूड लैब्स में तैयार किए गए भ्रम पैदा कर रहे हैं। ये सच में सोचने पे मजबूर कर देने वाली बात है। हम रंग देखकर सोचते हैं कि हमें पोषण मिल रहा है, लेकिन असल में हम सिर्फ एक केमिकल डाई खा रहे होते हैं जो हमारे दिमाग को बेवकूफ बना रही है। बिल्कुल। शुरुआत में जो हमने कहा था ना कि इंसान हमेशा सबसे पहले अपनी आंखों से खाना खाता है, अब लगता है कि हमारी आंखों को भी थोड़ा सतर्क रहने की जरूरत है। एकदम सही बात है। तो अगली बार जब कोई सुपरमार्केट के गलियारे से गुजरे और किसी चमकीले लाल मीट या एकदम हरे फ्रोजन मटर के पैकेट की तरफ आकर्षित हो, तो एक पल रुककर ये जरूर सोचना चाहिए कि वो रंग असल में क्या बताने की कोशिश कर रहा है। क्या वो सच में प्रकृति का कोई बाय वन गेट वन फ्री ऑफर है, या महज किसी केमिकल लैब में डिजाइन किया गया एक खूबसूरत इल्यूजन? इसी विचार के साथ आज का ये गहरा विश्लेषण यहीं खत्म करते हैं।